नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट लेक्चर है R.K. शर्मा बुक से जेनेटिक्स का, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, हेट्रोसिस, क्रॉसिंग ओवर, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, म्यूटेशन, मेल स्टेरिलिटी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल में हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी नई वीडियोज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं या जिससे सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है कि उनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो पहला हमारा चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या होता है? फ्लावर्स ओपन बट ओनली आफ्टर पॉलिनेशन हैज़ टेकन प्लेस। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो आपको याद होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब सेम फ्लावर का जो पॉलन होता है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, तो हमारा कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो चेस्मोगैमी होता है क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद ही हमारा फ्लावर ओपन होता है, फ्लावर खुलता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, किसका? सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि जब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा तब तक उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ से होगा? दूसरे जो प्लांट्स हैं, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर का पॉलन उसमें स्टिग्मा में कैसे आएगा जब तक कि उसका फ्लावर ओपन नहीं होगा। और इसमें कंडीशन यही कि जब तक पॉलिनेशन नहीं हो जाता तब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म है चेस्मोगैमी, ये हमारा किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव है। सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा इसमें कोई भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो ये हमारा कहलाता है चेस्मोगैमी। और इसके एग्जाम्पल हमारा राइस, मूंग और ओट। इसके बाद है क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी क्या होता है कि फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इसमें क्या होता है? फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं, खुलते ही नहीं है। तो हमारा कहलाता है क्लिस्टोगैमी। जैसे व्हीट और बार्ली जब खुलेंगे नहीं तो उसमें एक ही ऑप्शन बचेगा कि क्या? कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते हैं, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है? तो पहले हमारा डिक्लाइनी। डिक्लाइनी क्या होता है कि फ्लावर्स आर आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लावर्स होंगे वो या तो फिर मेल फ्लावर होंगे, या तो उसमें स्टेमिनेट फ्लावर होंगे, स्टेमिना पाया जाएगा, या तो फिर वो फीमेल फ्लावर होंगे, या उसमें स्टिग्मा होगा, या पिस्टिलेट होंगे। मतलब या तो फ्लावर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो जब एक ही फ्लावर होगा तो उसमें मजबूरी पड़ जाएगी कि फिर हमें क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तभी पॉलिनेशन संभव हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है हमारा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं, लेकिन ऑर्गन्स तो दोनों है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होती है कि दोनों ऑर्गन्स हमारे अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं। जब हमारा पॉलन मैच्योर होगा तब स्टिग्मा नहीं मैच्योर होती, और अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गई तो फिर उस टाइम पे पॉलन मैच्योर नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो ये हमारा कहलाता है डाइकोगैमी। जैसे डाइकोगैमी में भी दो तरह की होती हैं कि प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री। तो प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब होता है हमारा फीमेल ऑर्गन से मतलब होता है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल मैच्योर्स बिफोर मेल। जो फीमेल होता है या जिसे स्टिग्मा कहते हैं वो क्या होता है कि पॉलन से पहले मैच्योर हो जाता है। प्रोटोगाइनी कंडीशन कहलाती है। इसका एग्जांपल हमारा बाजरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोटोगाइनी का एग्जांपल कौन सा और प्रोटेंड्री का एग्जांपल कौन सा। इसी तरह प्रोटेंड्री की बात करें तो इसमें क्या होता है? एंड्रस। एंड्रस का मतलब होता है मेल। मेल जो होता है मीन्स पॉलन जो होता है वो स्टिग्मा के पहले मैच्योर हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है प्रोटेंड्री कंडीशन। और ये पाई जाती है हमारी मेज में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि प्रोटेंड्री मेज में होता है और प्रोटोगाइनी बाजरा में। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है गिटैनोगैमी। गिटैनोगैमी क्या होता है? पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गिटैनोगैमी होता है कि जो पॉलन होता है तो एक फ्लावर से वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाकर स्टिग्मा में जाके गिरता है, तो वो हमारा कहलाता है गिटैनोगैमी। ये कंडीशन होती है हमारी मेज में।
मोनोसियस क्या होता है? तो मोनोसियस होता है कि मेल या स्टेमिनेट एंड फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर अकर ऑन द सेम प्लांट। तो जब एक ही प्लांट में हमारा मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाएंगे वो हमारा मोनोसियस प्लांट कहलाएगा। जैसे मेज, कैस्टर, कोकोनट, कोलोकोसिया। और डायोसियस क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स के प्लांट ही अलग अलग होते हैं। मीन्स एक प्लांट में हमारे सारे के सारे मेल फ्लावर होंगे और दूसरे प्लांट में सारे के सारे फीमेल फ्लावर होंगे, तो ऐसे हमारे कहलाएंगे डायोसियस। जैसे पपाया और डेट पाम। अगला पॉइंट है फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। जो पहला इंटरजेनेरिक हाइब्रिड था, मीन्स अलग अलग जीनस का जो क्रॉस कराया गया था, जीनस ही अलग अलग कर दिया गया था, वो हमारा फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड कौन सा था? रैफेनो ब्रेसिका था, जिसमें क्या हुआ था? रैबी इंटू कैबेज। तो रेडिस मीन्स मूली और कैबेज का क्रॉस कराया गया था। ये हमारा फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड था। कार्पचेंको ने 1927 में किया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसमें उन्होंने सोचा था कि जो रेडिस और कैबेज का करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऊपर तो हमें कैबेज मिल जाएगा लेकिन नीचे रेडिस मिल जाएगी, रेडिस की मूली की जड़ होगी, तो इससे हमें क्या होगा कि एक ही प्लांट में हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने जब ये क्रॉस कराया तो ऊपर उन्हें मूली के पत्ते मिले और नीचे उन्हें जो जड़ें मिली वो कैबेज की मिली, जो कि यूजफुल नहीं थी। इसलिए इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था इंटरजेनेरिक हाइब्रिड वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगला है फॉर हाइब्रिड वैरायटीज रिलीज वी यूज़। तो हाइब्रिड वैरायटीज के लिए किस क्रॉप के लिए कौन सी लाइन्स का यूज करते हैं? तो राइस के लिए यूज करते हैं GMS, या जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन, या CGMS, या जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन। पिजन पी के लिए GMS या जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन का यूज करते हैं। मेज के लिए हम यूज करते हैं CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन, और चिली के लिए GMS लाइन का। अगला पॉइंट है कि कॉल रिटर कैरीड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन टोबैको इन बिटवीन 1760 to 1766। तो कार्ल रिटर ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, किसमें? टोबैको में किए थे 1760 से 1766 के बीच में। अगला है द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड वाज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन कार्नेशन एंड स्वीट विलियम बाय थॉमस फेयर चाइल्ड। तो सबसे पहले जो पहला प्लांट हाइब्रिड था वो सबसे पहले तैयार किया गया था किसमें? आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड जिसे कहते हैं कार्नेशन और स्वीट विलियम का क्रॉस करा के तैयार किया गया था, और यह तैयार किया था हमारा थॉमस फेयर चाइल्ड ने। नेक्स्ट है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है कि सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट। जब हमने कोई F1 जनरेशन लिया तो उसमें क्या होता है, देखते हैं कि हमारी F1 जनरेशन जो है वो उसके पेरेंट से ज़्यादा बेटर है। दोनों पेरेंट्स जो हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव उन दोनों से ज़्यादा बेटर है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है हेट्रोसिस। तो इसका जो फार्मूला होता है ये आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि मिड पेरेंट या एवरेज हेट्रोसिस जो होता है F1 माइनस MP/MP इंटू 100। MP का मतलब यहाँ पर मिड पेरेंट्स है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोबेलोटियोसिस। हेट्रोबेलोटियोसिस क्या होता है कि हेट्रोसिस एस्टिमेटेड ओवर द सुपीरियर और बेटर पेरेंट। तो जब हेट्रोसिस को हम एस्टिमेट करते हैं किससे? सुपीरियर और बेटर पेरेंट से एस्टिमेट करते हैं, तो हमारा हेट्रोबेलोटियोसिस कहलाता है। इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है F1 माइनस BP/BP इंटू 100। अगला है इकोनॉमिक यूजफुल हेट्रोसिस। इकोनॉमिक यूजफुल हेट्रोसिस क्या होता है कि सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड टू द स्टैंडर्ड कॉमर्शियल चेक वैरायटी। जो भी अगर मान लीजिए हमने हाइब्रिड कोई तैयार किया और तो वो किससे सुपीरियर हो जाती है? हमारी कोई स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, कॉमर्शियल वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है, उससे भी अच्छी अगर वो हो जाती है तो वो हमारी कहलाती है इकोनॉमिक यूजफुल हेट्रोसिस। तो इकोनॉमिक्स हेट्रोसिस होता है हमारा F1 माइनस CC/CC इंटू 100, जहाँ CC का मतलब है कॉमर्शियल चेक वैरायटी। व्हेन द हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द मिड पेरेंट दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ टू पेरेंट। जब हम हेट्रोसिस को एस्टिमेट करते हैं मिड पेरेंट से तो वो हमारा कहलाता है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द टू पेरेंट। दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू कहलाती है। अगला जो है वो है हमारा क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होता है किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। अलग अलग क्रोमेटिड्स में क्रोमेटिन का क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। जब हम मियोसिस में, आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था मियोसिस में कि कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, वो हमारा कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। मीन्स क्रोमेटिड चेंज हो जाते हैं या एक क्रोमेटिड से क्रोमेटिन दूसरे में चले जाते हैं, वो हमारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इट रिलीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन। ये इसीलिए होता है क्योंकि नए जीन कॉम्बिनेशन इससे बनते हैं। पता नहीं कौन से करेक्टर
किस क्रोमेटिड में चले जाएं तो उससे क्या होगा, हमारा नया जीन का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि लॉस और डिक्रीज इन विगोर एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग। तो विगोर में क्या होता है कि लॉस हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो वो हमारा इनब्रीडिंग की वजह से, तो वो हमारा कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कमी होना। तो जब हम इनब्रीडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि विगोर में कमी हो जाती है, तो हमारा कहलाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन आर, तो डिग्री अगर बात करें कौन कौन से क्लास होते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, तो पहला हमारा हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है हमारा अल्फा अल्फा और कैरेट में, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है मेज में, सोरगम में, बाजरा में। लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ऑनियन में, कुकुरबिट्स में, सनफ्लावर में। और जो नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब जिनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है, विगोर में कोई कमी नहीं होती है, वो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज में। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंज इन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी जेनेटिक चेंज में अचानक हो जाता है जो चेंज, वो हमारा कहलाता है म्यूटेशन। किसी भी कैरेक्टर्स में या किसी ऑर्गेनिज्म के किसी कैरेक्टर में अचानक जो चेंज हो जाते हैं वो हमारा म्यूटेशन कहलाता है। मूलर फर्स्ट यूज एक्सरे एज म्यूटाजन। तो म्यूटाजन जो हमारे यूज होते हैं म्यूटेशन के लिए, वो हमारा म्यूटेजन कहलाते हैं। तो मूलर ने सबसे पहले एक्सरेज का यूज किया था, किसके लिए, म्यूटेशन के लिए, जेनेटिक चेंज करने के लिए उन्होंने एक्सरेज का यूज किया था। सबसे पहला म्यूटेजन कौन सा है, एक्सरेज। अगला है नेचुरल म्यूटेशन इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻⁶। तो नेचुरल जो म्यूटेशन होता है बहुत ही कम होता है, नेचुरल म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसे कहते हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 10⁻⁻⁶। अगला है म्यूटॉन इज द यूनिट इन विच म्यूटेशन अकर्स। तो म्यूटॉन जो म्यूटेशन की यूनिट होती है उसमें क्या होता है कि म्यूटेशन अकर होता है, जिसमें भी म्यूटेशन होता है वो हमारा यूनिट हमारा म्यूटॉन कहलाती है। अगला है म्यूटाजीन्स या म्यूटाजेंस आर द केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स विच ग्रेटली इन्हांस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। तो एक्सरेज जो हमारा एक म्यूटाजन ही था कि क्या करता था, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता था किसकी, म्यूटेशन की। तो म्यूटाजन वही होते हैं, वही एजेंट या केमिकल जो म्यूटेशन की दर को बढ़ा दें, वो हमारे म्यूटाजेंस कहलाते हैं। जैसे सम के कॉमनली यूज्ड म्यूटाजेंस आर, फिजिकल म्यूटाजेंस की अगर बात करें तो एक्सरेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स ही हमारे फिजिकल म्यूटाजन है। वहीं अगर केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो एथाइल मेथेन सल्फोनेट, इसके बाद एथाइल मेथेन सल्फोनेट के बाद मेथाइल मेथेन सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड या 5-ब्रोमो-यूरेसिल, ये सब हमारे केमिकल म्यूटाजन है। अगला है मेल स्टेलिटी। मेल स्टेलिटी क्या होती है, अ कंडीशन इन विच आइदर पॉलन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनली फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल ऑर्गन्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो अनफंक्शनल होता है, वो फंक्शनल नहीं होता है, या तो वो अनफंक्शनल होता है या तो फिर होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, तो वो हमारा कहलाता है मेल स्टेलिटी या मेल स्टाइल प्लांट। टाइप्स कौन कौन से होते हैं मेल स्टेलिटी के, तो पहला हमारा जेनेटिक मेल स्टेलिटी। इसमें क्या होता है, पॉलन स्टेलिटी कॉज्ड बाय न्यूक्लियर जीन, जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं उसकी वजह से स्टेलिटी होती है। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी की बात करें तो पॉलन स्टेलिटी कॉज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन। जो साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन की बात करें तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी वजह से जो मेल स्टेलिटी होती है वो हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी। ये हमारा क्या होता है कि दोनों की वजह से होती है, किसकी, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर जीन दोनों की वजह से होती है, वो हमारा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेलिटी। केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेलिटी क्या होता है कि जो किसी केमिकल की वजह से होता है वो हमारा केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेलिटी कहलाता है। जैसे और ये हमारे केमिकल्स कहलाते हैं मेल गैमेटोसाइट्स। अगला है ट्रांसजेनिक मेल स्टेलिटी। तो ट्रांसजेनिक मेल स्टेलिटी कैसे होती है, इंड्यूस्ड बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से चेंज करके हम क्या कर लेते हैं कि क्रॉप्स को या वैराइटीज को हम क्या कर लेते हैं, उसको जेनेटिक स्टेलाइज कर लेते हैं, मेल स्टाइल कर लेते हैं, वो हमारा कहलाता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेलिटी। लिस्ट ऑफ इफेक्टिव गैमेटोसाइट। जो केमिकल स्टेलिटी होती है मेल स्टेलिटी, उनके लिए कौन कौन से गैमेटोसाइट्स होते हैं, तो राइस के लिए होता है हमारा सोडियम मेथाइल आर्सेनेट, जिंक मेथाइल आर्सेनेट भी राइस के लिए होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड हमारे कुकुरबिट्स में यूज होते हैं,
स्टेलाइर करने के लिए जिब्रेलिन जो है वो राइस में, सनफ्लावर, अनियन में यूज होते हैं। मैलिक हाइड्राजाइड व्हीट, टोमेटो, कुकर बीट्स और अनियन में यूज होते हैं। एथरेल जो है वो व्हीट, राइस और शुगर बीट में यूज होता है। और FW450 जो होता है केमिकल वो कॉटन, टोमेटो, ग्राउंडनट और शुगर बीट में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है कि प्लांट्स इन विच स्पेसिफिक फॉरेन एंड आइसोलेटेड फ्रॉम डाइवर्स बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स में बायोलॉजिकल सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक प्लांट से या एक स्पीसीज से लेकर दूसरे स्पीसीज में हम लेकर इनमें क्या करते हैं, जेनेटिक चेंज करते रहते हैं। फॉरेन जीन्स को लेकर हम किसी स्पीसीज में क्या करते हैं, उसमें फॉरेन जीन को आइसोलेट करके उस स्पीसीज में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि नई तरह की वैरायटी तैयार होती है, नई कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो हमारा कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स और एनिमल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग and stable integrated into their genomes and the transferred genes are able to perform their specific function। हम किसी से भी जीन्स ले सकते हैं, कोई भी, हम वो ह्यूमन से ले सकते हैं, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, किसी से भी लेके प्लांट्स से लेकर प्लांट्स में डाल सकते हैं। फिर उनको प्लांट में डालेंगे और उससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप होगा। मान लीजिए हमें किसी भी प्लांट में डिजीज़ रेजिस्टेंस डेवलप करनी है, तो उसको देखेंगे कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन कहाँ पाया जा रहा है। अगर वो ह्यूमन में पाया जा रहा है तो ह्यूमन वो जीन हम लेकर उस प्लांट में डाल देंगे, जिससे उस प्लांट में भी क्या होगा कि डिजीज़ की रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरह नए नए करेक्टर डेवलप करने के लिए जो हम एक स्थान से जो जीन का लेकर दूसरे किसी स्पीसीज में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा कहलाता है। तो जो नई प्रोजनी तैयार होगी, नए प्लांट तैयार होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाते हैं। नॉरिंगटन एंड टॉम थम आर द सोर्स ऑफ द रिड्यूस्ड हाइट जीन्स यूज्ड इन द व्हीट ब्रीडिंग। तो नॉरिंगटन और टॉम थम जो जीन था ये इसी तरह व्हीट ब्रीडिंग में यूज हुआ था। किसके लिए, हाइट को रिड्यूस करने के लिए। पहले हमारी बहुत टाल वैराइटीज़ होती थी जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, और क्या होता था, जब भी हवा चलती थी तो अधिक हाइट होने की वजह से उनके जो भी प्लांट थे, मतलब जो भी क्रॉप होती थी वो गिर जाती थी। लेकिन जो नॉरिंगटन जीन था उससे क्या हुआ कि वैराइटीज़ हमारी ड्वार्फ हुई, उनकी जो है हाइट कम हो गई। उससे क्या हुआ कि जब भी हवा चलती थी तो वो फिर क्या होता था, उनको गिरने की दर कम हो गई, जिससे हमारा क्रॉप का लॉस कम होता था। नेक्स्ट टिटकेल इज अ मैन मेड सीरियल। टिटकेल जो है मैन मेड सीरियल कहलाते हैं। यूजुअली हेक्साप्लॉइड स्पीसीज एंड हैज़ द जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन AABBRR। तो इनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हेक्साप्लॉइड होता है, तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन AABBRR होता है। और मैन मेड सीरियल होता है विक्टिन टू राइका क्रॉस। नेक्स्ट है द कल्टिवेटेड बनाना इज ऑटो ट्रिप्लॉइड। जो कल्टिवेटेड बनाना होता है वो कैसा होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब बताया था। ट्रिप्लॉइड किस में यूज होता है, हमारा जो भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनमें हमारा ट्रिप्लॉइड कंडीशन यूज होती है। तो बनाना भी हमारा सीडलेस होता है। नेक्स्ट है डिटैसेलिंग। डिटैसेलिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ द एंटायर टैसल मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मैज। तो जो टैसल किस में होता है, सिल्क और टैसल हमारे मेज में पाए जाते हैं। जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो हमारा टैसल कहलाता है और फीमेल हमारा सिल्क कहलाता है। तो जब हम डिटैसेलिंग मीन्स होता है टैसल को अलग करना, तो मेज में हम जब टैसल को अलग कर देंगे मेल इन्फ्लोरेसेंस को, हमारा डिटैसेलिंग कहलाएगा। फ्रॉम द प्लांट बिफोर पॉलन टू इनिशिएट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। किसके लिए करते हैं ये हम, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिटैसेलिंग करते हैं। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। तो ड्रोसोफिला हमारी क्या कहलाती है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम इज कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर के यूपी कैटेट में कि एग्रोबैक्टीरियम में जो जेनेटिक इंजीनियर है वो कौन कहलाता है, ड्रोसोफिला या तो फिर एग्रोबैक्टीरियम या दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एग्रोबैक्टीरियम। जेनेटिक इंजीनियर हमारा एग्रोबैक्टीरियम कहलाता है और वहीं क्वीन ऑफ जेनेटिक ड्रोसोफिला कहलाती है। अब ये लास्ट है हमारा ब्रेसिका ट्रायंगल। ब्रेसिका ट्रायंगल किसने दिया था, यू नागाहारू ने दिया था। इसे यू ट्रायंगल भी कहते हैं। यू नागाहारू ने 1935 में दिया था। इसमें बताया गया कि किस तरह से ब्रेसिका की जितनी भी स्पीसीज हैं सब डेवलप हुई हैं। उनका जो ट्रायंगल में सारे के सारे ब्रेसिका की स्पीसीज, जो भी मस्टर्ड की स्पीसीज हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे डेवलप हुई हैं। तो सबसे पहला हमारा ब्रेसिका नाइग्रा, जिसमें हमारे N या बेसिक नंबर 8 होते हैं। इसके बाद है ब्रेसिका ओलेरेसिया जिसमें N 9 होते हैं। और फिर है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रेस, इसमें N 10 होते हैं। अब इसके बाद बात करें तो ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया के क्रॉस से हमारा क्या बना, ब्रेसिका कैरिनाटा।
तो इसमें जो एन होंगे वो हमारे 17 होंगे। इसके बाद ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के क्रॉस से बना हमारा ब्रेसिका नाइपस, जिसमें एन होंगे वो 19 होंगे। और फिर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका नाइग्रा के क्रॉस से बना हमारा ब्रेसिका जेंसिया, जिसमें एन 18 होंगे। और ये होते हैं हमारे सारे एमपी डिप्लॉयड। तो ये हमारा यू ट्रायंगल कहलाता है, जो हमारे पूरी ब्रेसिका की स्पीसीज के बारे में बताता है किस तरह से डेवलप हुआ। यू नागाहारू ने दिया था 1935 में। तो दोस्तों आज से हमारा आर के शर्मा से जेनेटिक्स ख़त्म हो गई है। तो अब से हम कुछ नया लेकर आएंगे और टेस्ट सीरीज भी चालू रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।